नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एटॉमिक मास। ये हम जानते हैं कि जो एटम है वो बहुत छोटा होता है और इसको हम हमारी नेक्ड आई की हेल्प से नहीं देख सकते और इसका जो मास है उसको भी कैलकुलेट करना आसान नहीं है। ओके, तो किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। ओके, रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि उसके कंपैरिजन में हम किसी दूसरे एटम का जो मास है उसको हम पुट करें। ओके, तो सबसे पहले जो पुट किया गया वो हाइड्रोजन को किया गया रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो ये हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 1.008। अब इसके कंपैरिजन में दूसरे एटम का मास कितना है, मतलब इसके मुकाबले वो कितना गुना हैवी है, वो उसका एटॉमिक मास रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑक्सीजन को लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आता है 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हम यूज़ करते हैं रिलेटिविटी के लिए। ओके, तो 16 है वहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हाइड्रोजन के मुकाबले 16 टाइम हैवियर है। ओके, बट एक टाइम के बाद अब इस हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर दिया गया और अब लिया गया ऑक्सीजन को। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। और सबसे लास्ट में लिया गया C12 को। कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स हैं, तो इसमें जिस कार्बन का एटॉमिक मास 12 था उसको एज अ स्टैंडर्ड ले लिया गया और आज भी हम इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास का मतलब होता है द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज C12। ठीक है, मतलब इसका 1/12वां हिस्सा हम लेंगे और इसकी हेल्प से हम किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 और डिवाइडेड में हम ये वैल्यू रखेंगे, तो उसके बाद में आपका जो हाइड्रोजन है उसका मास आ जाएगा। जैसे इधर लिखा हुआ है AMU की वैल्यू होती है 1 AMU की वैल्यू होगी 1.66056। ठीक है, तो AMU की वैल्यू हम नीचे रखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लिखा जाएगा। ये हाइड्रोजन का मास होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर बहुत सारी जीरो लगेंगी और उसके बाद में ये वाला जो मास है वो आएगा और इन दोनों को यूज़ करते हुए हम निकालेंगे इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। ठीक है, ये 1.008 के बराबर आता है और इसको हम लेते हैं 1। हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 माना जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट वन, एटॉमिक मास इज ऑल्सो डिफाइंड एज नाउ as how many times, that is not 2, how many times an atom of the element is heavier than 1/12 of the mass of atom of C12। ठीक है, मतलब कार्बन 12 ये इसका आइसोटोप है, इसके 1/12वें हिस्से का कितना हैवियर दूसरा हमारे पास एटम है वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास को निकालने का जो मेथड है वो ये होगा कि पहले तो हम आइसोटोप लेंगे। जैसे कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं 12, 13 एंड 14। ठीक है, इतने इसके एटॉमिक मासेस हो सकते हैं। अब इनका रिलेटिव अबंडेंस कितना है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब ये है कि नेचर के अंदर इनकी अमाउंट कितनी है। ठीक है, और नेक्स्ट लेंगे हम इनका एटॉमिक मास यूनिट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज AMU, ये इनका AMU है। ठीक है, बट हम किसी एक कार्बन का मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन का हम एटॉमिक मास मानते हैं 12। अब ये आएगा कैसे, यहाँ पर ये अबंडेंस है, इस अबंडेंस को इस AMU से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, प्लस नेक्स्ट अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाई AMU प्लस दिस इनटू दिस। ठीक है, जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 12.001 U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो कार्बन का हम मास मान के चलते हैं
12। तो इस तरीके से हम जो एवरेज एटॉमिक मास है उसको निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट वन द आइसोटोप। ये डेफिनेशंस है, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगी। आइसोटोप का मतलब होता है ऐसा कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे कार्बन है, इन सभी का एटॉमिक नंबर 6 है बट एटॉमिक मास एक बार 12 है, 13 और 14। तो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं बट एटॉमिक नंबर सेम है। दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर नोन एज आइसोटोप्स। ओके, तो यहाँ पर पिछले के बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम अबंडेंस। जब किसी भी एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, व्हेन मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक बार इसको हमने AMU में दिखा रखा है और अगर इसको हम ग्राम में दिखा देंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। जब तक AMU में है तब तक ये एटॉमिक मास है, और जैसे आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हो तो उसके बाद में ग्राम एटॉमिक मास होगा। नेक्स्ट वन इज द मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास का मतलब होता है पूरे मोलिक्यूल का जो मास है उसको बोलेंगे हम मोलिकुलर मास। जैसे हम H2O का लें तो ये अपने आप एक मोलिक्यूल है, तो आपको इंडिविजुअल जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तभी आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। तो एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये 18 AMU आएगा। इसी तरीके से मीथेन H2SO4 जैसे हम निकालेंगे तो आपके पास 1 by 1 ये आ जाएंगे। ओके, तो ये था आपके पास मोलिकुलर मास। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला मास। अब मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मोलिकुलर मास को फॉर्मूला मास भी बोल सकते हो, बट फॉर्मूला मास जो टर्म है वो हम यूज़ करेंगे फॉर द आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फॉर्मूला मास यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास पूछा गया है, तो सोडियम का एटॉमिक मास होगा 23 और क्लोरीन का रहेगा आपका 35.5। इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो 58.5 U आएगा। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ग्राम मोलिकुलर मास। किसको बोलेंगे? जब मोलिकुलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। थैंक यू।